Hello everyone, welcome to my Maqsad IAS. Myself Satish Tripathi. Now today we will start new session for academic year 2023 and 24 and we will start with economics. ठीक है? So 3 questions must be cleared in student mind. First, what is the syllabus? ठीक है, थरोली होना चाहिए आपको सिलेबस क्या है वो याद होना चाहिए एकदम, तभी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं. सेकेंड, व्हाट इज़ द वेटेज इन प्रीलिम एज वेल एज मेंस. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट इज़ द वेटेज. ठीक है, वेटेज क्या है उसका ये आपको पता होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन व्हाट शुड बी द अप्रोच while preparing for any subject. What should be the approach and which books need to be referred. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा. एंड मेरा अप्रोच क्या होगा पर्सनली, ठीक है, हाउ विल आई कवर दिस सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा. एंड उसके बाद मेरे मॉड्यूल्स किस तरीके से होंगे, किस तरीके से मैं इन सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा. एंड आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए एंड देखिए आप एक ऐसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं यूपीएससी. ठीक है, जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, शायद इंडिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है. ठीक है, एंड इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, तभी आप इसे कवर अप कर सकते हो. ठीक है, सो हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, सब कुछ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले आपकी जो 3 क्वेश्चंस हैं मैं उनको क्लियर करूंगा. ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं. सिलेबस थरोली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा. एंड बिलीव मी, मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा. ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी एंड मेंस पर्सपेक्टिव से भी. यानी मैं आपको एग्जैक्ट मंथ भी बता दूंगा कि कब ये खत्म हो जाएगा पूरा इकोनॉमिक्स एंड कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे साथ में चलने वाले हैं. ठीक है, ये सारी डिटेल और पूरा का पूरा प्लानर बहुत जल्दी मकसद आईएएस आपके सामने प्रेजेंट करेगा. ठीक है, एंड बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन कराने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लो कि इकोनॉमिक्स ये बच्चों को बहुत डराता है. ठीक है, आपको पता है, आप प्रिपेयर करने जाते हो तो आप काफ़ी डरते हो. ठीक है, इस सब्जेक्ट से कई सारे बच्चों को टेंशन होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आइदर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, और फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड. कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ आता है, बट जो साइंस स्टूडेंट्स हैं एंड जो ये आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप कभी इकोनॉमिक्स के साथ फैमिलियर ही नहीं हो. ठीक है, सो मैं ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट करूँगा या मैं ये सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट करूँगा कि ये मान के कि आपको बेसिक्स भी नहीं पता है. ठीक है, यानी हम ज़ीरो से शुरू करेंगे और आपको हीरो बना देंगे. ठीक है, 0 to हीरो का अप्रोच रहने वाला है. सो वन थिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट प्लस करंट. यानी स्टैटिक पोर्शन, कॉन्सेप्ट प्लस करंट, ये 3 कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है ये. अगर ये सही से बैठ गया तो काम हो गया. स्टैटिक प्लस करंट. एंड स्टैटिक में भी सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि रटा हुआ पोर्शन. ठीक है, रटने से कुछ नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. एंड आप देख ही रहे हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स ने कैसे अपना पैटर्न चेंज कर लिया है. अगर प्रीलिम्स इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑप्शंस आपने देखे, एलिमिनेशन तो खत्म ही कर दिया उन्होंने. आप अब एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑप्शंस को, ओनली 2, ओनली 3 इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं. सो आपको अगर सारे स्टेटमेंट नहीं पता तो बहुत मुश्किल काम है कि आप राइट आंसर तक चले जाएं. पहले ऐसा होता था 1 and 2 है, 2 and 3 है, 1 2 3 है, तो हमें अगर एक चीज़ पता चल गई तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेते, ठीक है भाई ये है तो ये नहीं है, ख़त्म हो गई बात. बट अब आपको सारे के सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए. अनटिल और अनलेस आपको सारे ऑप्शन नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से अब हमें प्रीलिम्स के लिए भी इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली रीड करना होगा, पढ़ना होगा. स्टैटिक पोर्शंस भी पता होने चाहिए. जैसे कितना स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है आप सोचो. अभी लास्ट ईयर जो पॉलिटी में क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली 2022 के प्रीलिम्स में, वो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने देखा था प्रेसिडेंट इलेक्शन पे क्वेश्चन था, उसमें कैसे स्टेट को कंपेयर किया हुआ है. आप सोचो कितनी डीप स्टडी करनी है. एंड इतनी डीपली हम तभी पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो आप ध्यान देना कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे. अब सुनो ध्यान से. सबसे पहले वेटेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सबसे पहले वेटेज पे आ जाते हैं.
देखो वेटेज क्या है, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का वेटेज क्या रहने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स में मान के चलो 2021 में नियरली 19 क्वेश्चंस थे, सॉरी 10 क्वेश्चंस थे। 22 और 20 जो अभी 22 आया उसमें तो आप अभी चल रहा है एनालिसिस उस पर कितने क्वेश्चंस थे क्या थे, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि 2021 में 10 थे, 2013 में 19 क्वेश्चंस थे, और इसके बीच में ये मिनिमम क्वेश्चंस 10 पूछे गए थे। हमेशा इकोनॉमिक्स से ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ 14 to 15 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। 14 to 15 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल कट ऑफ कितना आ रहा है आपका, 80 to 85, लास्ट ईयर 88 था, इस साल मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूँ कि 80 to 85 के बीच में रहना चाहिए, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, बट स्टिल देखो कट ऑफ कितना नीचे आ गया। अगर यहाँ पे आपने 15 क्वेश्चन निकाल लिए तो सोचो आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं, एंड यहाँ पे निकालना इजी होता है। देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो मैं पूरा ध्यान पूरी तरीके से दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले प्रीलिम्स में इसका क्या रोल रहने वाला है आप देख सकते हो, ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसे छोड़ नहीं सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते आप लूज़ करना मार्क्स, ठीक है। 14-15 क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ वेर इट हेल्प इन मेंस, ठीक है, वेर इट हेल्प इन मेंस। मेंस में एज वी नो दैट फर्स्ट पेपर ऐसे का होता है। जब आप ऐसे लिखते हो ना तो इकोनॉमिक्स का रोल आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली ऐसे जो होते हैं वो इकोनॉमी के बेसिस पे होते हैं। तो अगर आपको देश की इकोनॉमी नहीं पता, ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी नहीं पता, अगर आप उसे समझ नहीं पाए हो, एग्रीकल्चर की नीड नहीं समझ पाए हो, तो आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, अच्छा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का रोल ऐसे में भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। सेकेंड चीज़ जो रहती है आपकी जीएस पेपर 3, हमें पता है इकोनॉमिक्स मेन है, सब्जेक्ट है। अब देखो इसमें कोर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के, जो कि हम दोनों ही कवर करने वाले हैं, दोनों को मिला के जो आपका वेटेज रहता है वो नियरली 110 to 120 मार्क्स। सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है इसका। 110 to 120 मार्क्स रहता है। आउट ऑफ 250 मार्क का जीएस 3 होता है, जिसमें से 120-130 मार्क का आपका इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ें भी हैं, बट और इसका रोल हर जगह है। आप सिक्योरिटी का पेपर लोगे तो भी इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी जितने भी पेपर्स हैं, अगर आपको इकोनॉमी सही से पता है तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। फिर जिन बच्चों को ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उनका कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, एक लास्ट पोर्शन पूरा इकोनॉमिक्स है, एक पेपर सेक्शन पूरा, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स आपको हर तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। नाउ विच बुक्स नीड टू बी कवर, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, वॉट एवर आई विल टीच यू ओवर हियर, आई विल मेक यू राइट, ठीक है, आई विल मेक यू राइट। सो आपको कोई भी बुक रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, आपको पढ़ना हो तो उमा कपिला है, ठीक है, बट वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है। जो स्पेशली यूपीएससी के लिए लिखी गई है, मैं नाम नहीं लूँगा, स्टिल मैं थोड़ा बहुत मतलब ऊपर से बता रहा हूँ, रमेश सिंह हुई, संजीव वर्मा हुई, ठीक, ये सारी बुक्स जो हैं, बट दे आर नॉट अप टू डेट, ठीक है। अप टू डेट का सेंस क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि आपको अब यूपीएससी का जो पेपर आ रहा है ना, वो गिनी चुनी चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को रीड करनी है बेसिक्स के लिए तो 11th-12th एनसीईआरटी। बट अब एक कड़वा सच बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये क्लियर हो रहा है सबको, वेटेज क्लियर हुआ पहले, सो बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज के मामले में, तो आप इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। सेकेंड, बुक्स के लिए कुछ बच्चों को जानना होता है तो इसलिए जिज्ञासा के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल कवर एवरीथिंग इन माई नोट्स, ठीक है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो 11th-12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, इसमें भी 12th में माइक्रो और माइक्रो 2 है। नाउ अब देखो कड़वा सच ये है, पेपर की टफनेस देखते हुए, ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जिस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, ये आपके कोई काम के नहीं रहेगा, ठीक है। सच चाहिए, आप उठा के देख लो, अगर यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल जाते तो मुझे बताओ, नहीं निकलेंगे, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए आपको, जो हम कवर करेंगे क्लासरूम में, ठीक है। सो 11th-12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए इज़ नॉट सफिशिएंट, लिख लो, इज़ नॉट सफिशिएंट,
ठीक है। सो उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड, इसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ने जाते हो तो उमा कपिला अच्छी बुक है, एक्चुअली ये बहुत अच्छी बुक है, बट ये बुक यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस ही चीज़ है, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इतनी सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें याद रहनी चाहिए, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, हमें उस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है, हमें वहाँ टीचर नहीं बनना है। तुम्हें उतना ही पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है कि तुम्हारा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, ठीक है, एंड टाइम भी बच जाए, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कितना लेके चल सकते हो, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता तो फिर मैं समझता कि हाँ बहुत डीपली आप एकदम कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ लो एक ही सब्जेक्ट की, बट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों काम करेगा यहाँ पे। सो आपको उतनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बस। तो मेरा अप्रोच वही रहेगा कि मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। सो उमा कपिला बहुत अच्छी बुक है, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। थर्ड, रमेश सिंह एंड संजीव वर्मा, ये स्पेसिफिकली लिखी गई है किसके लिए? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। बट इतनी सारी बुक्स आप नहीं रीड कर सकते, जैसे कि मैं बताऊं मेरे पास सारी लगभग पढ़ी है, तो आप इतनी बुक्स कैसे पढ़ोगे यार, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या पैटर्न रखेंगे, मेरे नोट्स क्या इनफ होंगे? यस, इनफ होंगे। आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, ठीक है, वॉट एवर यू नीडेड आई विल मेक यू राइट, ठीक है। सो डोंट वरी रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द बुक्स, जस्ट प्रीफर माई नोट्स, आई विल कवर एवरीथिंग, ठीक है, आई विल कवर एवरीथिंग। सो सबसे पहले आपके एंड देखो, जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न रहेगा वो दोनों में रहेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है ना हिंदी में डिफ़िकल्टी, इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। एंड हमें चीज़ों को ईजी बनाना है, और वैसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप प्रॉपरली हिंदी में समझ सकते हो, एंड वी विल राइट ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, ओके। सो सबसे पहले नोट्स मेरे मोर देन इनफ, ठीक है, बिकॉज लास्ट कितने सालों से, ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ से। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, खाली थरोली नोट्स को लिखना है जैसे मैं दूंगा। और हाँ, नोट्स में कुछ क्लास नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। बहुत जल्दी मैं बताऊँगा आपको, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट इट एवरीवेयर, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज हमने बना रखे हैं, सो आपको हर जगह मिलेगा, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। सो PDF फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलेंगे, बट उससे भी बेटर मैं बोलूँगा, आज भी मैं मानता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन का, वाइट बोर्ड, ठीक है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाना विथ नोट्स, समझ आया? स्मार्ट बोर्ड PDF से पढ़ लेना, PPT से पढ़ लेना, ये सब मैं नहीं मानता कि बहुत ही ज़्यादा वर्थफुल है। आप अगर लिखते हो, नोट्स प्रिपेयर करते हो, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसी को बार बार रीड करना है, ठीक है। सो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा, जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, मेरे मॉड्यूल्स होंगे, देखें, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल्स में, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 14 to 15 मॉड्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबली 15 मॉड्यूल्स, एंड ये 15 मॉड्यूल्स लंबे होंगे, ठीक है। सो पूरा सिलेबस मैं कवर अप कर लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो नियरली 50 लेक्चर्स। आज फर्स्ट लेक्चर है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा, अदरवाइज सारे लेक्चर्स जो होंगे वो लंबे लेक्चर्स होंगे, 50-55 लेक्चर्स जाएंगे, एंड जिस हिसाब से रहेगा। अब मेरा पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का? सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है, एंड जो भी स्टैटिक पोर्शंस है वो मैं लिखवा दूँगा, ठीक है। थर्ड चीज़, कॉन्सेप्ट स्टैटिक हो गया, मैं करंट को ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर ही तो कवर नहीं हो पाता है आपसे, ठीक। सो जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड करंट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये रीड करना है आपको, एंड मैं वहाँ पे जो रिसेंट डेटा है वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चौथी चीज़, MCQ प्रिपरेशन प्लस मेंस क्वेश्चन प्रिपरेशन। देखो MCQs कैसे होंगे मेरे, जब मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसी की बेसिस पे उस टॉपिक से रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हम दोनों पे अप्रोच करेंगे, जो लास्ट ईयर आ चुके हैं क्वेश्चंस एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ये दोनों टाइप के चीज़ों पे हम अप्रोच करेंगे, और मेंस के लिए लास्ट में हम आंसर राइटिंग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आपको कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं एग्जाम में, एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच,
ठीक है, ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर आंसर। सो इस वे में हम चीज़ों को कवर अप करेंगे। नाउ मॉड्यूल्स किस तरीके से होंगे मेरे, मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे कि मॉड्यूल्स कैसे होंगे, हमारा सिलेबस जो रहता है अप्रॉक्सीमेटली कैसा रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वी विल स्टार्ट with module 1, that is national income. Module 1, national income and their accounting, या एंड अकाउंटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके सारे पोर्शंस हम कवर करेंगे, स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्या रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड निकल रही हैं, ठीक है। थर्ड, इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है। फोर्थ, मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। अभी फर्दर भी मैं इनको डिवाइड करूंगा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बस सिंपल तौर पे। फिफ्थ, मनी एंड बैंकिंग हो गया। फिर गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम। सेवेंथ, एक्सटर्नल सेक्टर एंड एक्सचेंज रेट। इसको फर्दर मैं डिवाइड करूंगा, अभी मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। एट्थ, एग्रीकल्चर। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आएगा, एफडीआई आपका आ जाएगा, एफपीआई आ जाएगा एंड अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। सो एट्थ आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर्सनली मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है, मेंस में और प्रीलिम्स में इसको अगर मिला लो तुम तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वैसे भी हमारी इकोनॉमी एक तरीके की एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी है। सो यहाँ से क्वेश्चन आना तो बनता है, तो इसको मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा जब करूँगा तो। नाइन्थ, इंडस्ट्री। टेंथ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी इसी का पार्ट आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बट फूड प्रोसेसिंग कैसे रहता है। 11th, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लगभग मैंने इन टॉपिक्स में ही पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया, तो सारे मॉड्यूल्स को मैं बहुत डिटेल में कवर अप करूंगा, ठीक है। एंड आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, ठीक है। सो कुछ बच्चों को कंटाला आता है नोट्स लिखने में, बट नहीं आना चाहिए। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अगर आपके नोट्स रेडी नहीं होंगे तो किसके रेडी होंगे। एंड नोट्स बनाने का एक प्रॉपर पैटर्न है। देखो आप क्या करो कि वो वाइट पेजेस आते हैं उसको सिर्फ आप बाइंड करवा लो, ठीक है। एंड वाइट पेजेस पे ही नोट्स लिखो, बिकॉज मेंस में हमें किस पे लिखना है, प्लेन पेज पे, ब्लैंक पेज पे ही लिखना है ना, ब्लैंक पेज पे तो हमें लिखना है। तो आपको सारे नोट्स जो होने चाहिए वो आपके वैसे ही प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो आप उसी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करो। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स और भी हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा पॉवर्टी एंड तीसरा इनइक्वालिटीज। ये तीनों बहुत बड़े प्रॉब्लम है और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं इससे। सो मैंने कहा ना, मेरा अप्रोच दोनों तरीके से होगा। आई विल कवर बोथ प्रीलिम एज वेल एज मेंस। सो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे आपके नोट्स से कवर अप हो जाएगा। यहाँ के पूरी तरीके से जो लिखवाऊँगा उसको नोट डाउन करना साथ में, अगर कुछ रह जाता है तो उसे
वापस से अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं तो आप बैक करके उसको वापस लिख सकते हो। दूसरी चीज़, नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो भी लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट क्लास में समझ के लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आप इसी अप्रोच के साथ पहले डील करना। सो अब हम अपना पहला मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले ये दो क्वेश्चंस, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो नोट्स बनाने के लिए नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लेके आओ, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, सो हम नेशनल इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डालो सब लोग, नेशनल इनकम। एंड है ना, डू वन थिंग कि जो भी सिलेबस है ना हमारा, उसका प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। और वैसे हम देंगे अपने वेबसाइट पे इसका सिलेबस भी पूरा, बट अभी टेलीग्राम चैनल जो मकसद IAS है उसको ज्वाइन करो, बिकॉज उसमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तुम लोगों को। सो आपको वही करना है कि वो ज्वाइन करो और सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो आप, ठीक है, और उसको पहले 2 पेजेस पे आपके नोट्स के स्टिक कर दो, या तो लिख लो हाथ से, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बिकॉज सिलेबस पास में होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सिलेबस कवर अप किया है, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, ये दोनों चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। देखो, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो सिंपली मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। मतलब क्या है समझो इसको पहले। देखो इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में पहली चीज तो ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल, जब हम इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वो इकोनॉमी बन जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि सपोज करो, देखो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, बट उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, यानी हम प्रॉपरली उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सो वो ह्यूमन वेलबींग के लिए यूजफुल हो सके, ठीक है। यानी एक तरीके से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपरली किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। सपोज करो आपको अगर आप जैसे सपोज करते हैं हमारे पास शुगर मिल है, ठीक है, हम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जब शुगर ले लो या फिर कॉटन मिल ले लेते हैं, वहाँ पे हम कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर मैं 1000 शर्ट्स हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज करो 1000 शर्ट्स, अब हमारे पास जो पूरा रिसोर्स था उसके अकॉर्डिंग 1000 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर हमें मान लो कोई आके बोलता है कि आपको 2 शर्ट और बनानी है, ठीक है, 1002, तो क्या उस 2 शर्ट के लिए मैं पूरा का पूरा रिसोर्स सिस्टम चेंज करने की कोशिश करूँगा? नहीं ना, वो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा? नो, बिकॉज 2 शर्ट के लिए आपको मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि यूज़फुल नहीं होगा। हाँ, अगर यही कोई मुझे आके बोलेगा कि 2000 शर्ट्स बनाने हैं, सो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, बट पूरे सिर्फ 2 शर्ट के लिए मैं वापस रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करूँ, वो सही नहीं होगा। सो ऑप्टिमम एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी मैं सारे डेफिनेशंस आपको लिखवाऊंगा प्रॉपरली। सो क्लियरली दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी थियरीज दी गई। एक साइंटिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे हम जानते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ, उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। Economics is a science of wealth. Is it true?
एक्चुअली इकोनॉमिक साइंस नहीं है, इकोनॉमिक सोशल साइंस है। क्यों सोशल साइंस है? देखो, हम जो भी करेंगे वो ह्यूमन वेलबींग के लिए करेंगे, ठीक है, यानी ह्यूमंस को फ़ायदा हो। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन को फ़ायदा हो। आप सिंपल सी एक चीज़ देखो, एमएसपी जो हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो हम किन चीज़ों पे करते हैं? जिन पे बेसिक नीड्स हो, ठीक है, यानी ऑब्वियस है वीट, राइस, इन सारी चीज़ों का सबके पास पहुंचना ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक नीड्स हैं। यानी हमें जब गवर्नमेंट भी कोई प्लान बनाती है या कोई भी सिस्टम सेट करेगी जिससे वेलफेयर होना चाहिए पब्लिक का, तो वो सबसे पहले दिमाग में यही सोचती है कि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करे। सेकेंड चीज़, वो जो पुअर्स हैं उनको हेल्प करे, और जो सोसाइटी है उसको किसी भी तरीके से हार्मफुल ना हो, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है। और तीसरा चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बार बार आपको वर्ड यूज़ होगा, सस्टेनेबल, यानी जो भी रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमें फ्यूचर के लिए भी सोच के चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरीके से किस चीज़ की स्टडी है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। यानी किस तरीके से प्रोडक्शन होगा कुछ। और देखो, ये जनरली हम किसके बेसिस पे देखते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों पड़ता है हमें? ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, अगर हमारे पास सब कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो आपको इनकी स्टडी करने की ज़रूरत है? नहीं है, बिकॉज अनलिमिटेड है। तो हमें कोई भी ऑप्टिमम एलोकेशन की ज़रूरत है, जिसे जो चाहिए वो इजीली पिकअप कर लेगा। बट हमें पता है ह्यूमन वांट्स एंड जो नीड्स है, ठीक है, ह्यूमन्स आर ग्रीडी, ठीक है, तो हमारे इस ग्रीडी नेचर की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड वे में प्रेजेंट हो, ठीक है। रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड वे में प्रेजेंट नहीं हो सकते, बिकॉज हमने हर रिसोर्स के नीड को इतना बढ़ा दिया है, हम इतने ग्रेडी हो गए हैं कि और चाहिए वाला सिस्टम है, ठीक है। सो ऑब्वियस है कि हमें इसको पढ़ना ही होगा, इकोनॉमिक्स समझना ही होगा। अगर हम इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो हम कंट्री को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो एक पिलर है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही चीज़ें ना, सपोज करो आपको पूरे कंट्री में बिल्कुल राइस का प्रोडक्शन नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर सपोज करो किसी कंट्री में बिल्कुल राइस का प्रोडक्शन नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है वो राइस के बारे में सोचेगी या फिर वो सोचेगी कि मैं और ज़्यादा एसीज प्रोड्यूस करूँ वहाँ पे, ठीक है, कोई फ़ायदा होगा वहाँ पे? हमें अभी खाने की नीड है, ठीक है, तो उसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। वो जो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर थियरीज कि ये एलोकेशन होना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, यही तो है आपका इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स क्लियर हो रहा है? सो राइट डाउन द स्टेटमेंट। फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? लिखो, इट इज द स्टडी ऑफ production, distribution and consumption of goods and services in the society. It is the study of production, distribution and consumption of goods and services in the society. और करके एक और अच्छी डेफिनेशन लिखो, it is concerned with optimum allocation, अंडरलाइन करो optimum allocation को। It is concerned with optimum allocation of scarce resources. Scarce, देखो, अगर किसी चीज़ की स्कैरसिटी ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, अगर किसी चीज़ की स्कैरसिटी नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों पढ़ेंगे? हमें किसी चीज़ को मैनेज तब करना पड़ता है जब वो स्कैरसिटी हो, उसकी यानी स्कैर्स हो, यानी वो है नहीं, कम प्रेजेंट है। अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। सो क्या लिखा आपने? इट इज़ कंसर्न विथ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस फॉर मैक्सिमाइजिंग ह्यूमन वेलफेयर। लिखा आपने? लिखा? और एक और डेफिनेशन कई बार बोला जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है, वो भी लिख लो, बट मेन ये दोनों ही है, इन दोनों को यूज़ करना आप एग्जाम में। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसको, इट इज़ अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज़ अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, ऑब्वियस ही चीज़ है ना।
डिसीजन मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी जब जब रिसोर्सेज की कमी होगी तब आपको डिसीजन लेना होगा कि ये प्रोड्यूस करवाना है या ये प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हर ह्यूमन, अब देखो ह्यूमन वेलफेयर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इससे। क्यों? क्योंकि अगर रिसोर्स की स्कैरसिटी रहेगी, ठीक है, सपोज करो वाटर नहीं है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो आप वहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूट करवाने को सोचोगे, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। कैसे करोगे आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करोगे, अदर चीज़ें करोगे, ये सब क्या है, पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। वहाँ पे स्कैरसिटी है रिसोर्स का, तो आपको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाना है या प्रोडक्शन बढ़वाना है, ठीक है। क्योंकि तो इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो क्लियर हो गया? तो एक तरीके से बोल सकते हो इट इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, ठीक है। और सिंपली किस चीज़ की स्टडी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, अच्छे से। और वो एडम स्मिथ वाली भी एक लाइन लिख लेना, इन्होंने कहा था जैसे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। प्रॉपरली सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है। मैंने कहा ना आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, ठीक है। सो क्लियर है सबको? नाउ व्हाट इज इकोनॉमी, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो वो देख लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। नाउ इसको रफ कर लेते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? अब देखो इकोनॉमी पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें, इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया सबको? अब इकोनॉमी क्या होता है, किसी भी रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर रीजन। अब रीजन क्या हो सकता है, वो एक सोसाइटी हो सकती है, वो एक कंट्री हो सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कुछ भी। यानी जब आप वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, जब पूरी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हो तो उसे हम बोल देते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो, अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझने के लिए मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। इकोनॉमी कैसी होती है, जैसे आप बोलोगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, फिर आप बोलोगे यूरोपियन इकोनॉमी या रशियन इकोनॉमी। यानी ये देख रहे हो पूरी कंट्री का एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कैसे एनहेंस किया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। यानी अगर मैं बोलूं ये थियरीज हैं, ये थियरीज हैं, तो इकोनॉमी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी जो इकोनॉमिक्स की थियरी हमने बनाई है, उन एक्टिविटीज को जब हमने लगाया तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की इकोनॉमी क्रिएट हुई, ठीक है। जैसे इकोनॉमी के वेरियस टाइप्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यानी जहाँ पे एक इकोनॉमी है, एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे इंडिया जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम सोशल प्लस कैपिटल दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। यूएसए मोस्टली कैपिटल इकोनॉमी है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। रीज़न मतलब वहाँ पे कैसा सिस्टम है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस है कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर सपोज करो गवर्नमेंट, सोशलिस्ट में प्रॉब्लम है, सोशलिस्ट और इकोनॉमी जो ये कम्युनिस्ट है, इनका मतलब क्या ये तरीका रहता है कि जैसे सोशल, अभी हम डिटेल में इन सबको करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम डिटेल में लिखेंगे भी और करेंगे भी। अभी मैं सिर्फ तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा कि सब कुछ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो कितना ऊपर जा रहा है। उनके लिए मेन फंडा है कि सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है और जहाँ पे भी रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे पहुँचाना है कैसे भी करके। तो सोशलिस्ट में डेवलपमेंट कम हो पाता है, बिकॉज पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कैपिटलिस्ट में पूरा का पूरा कंट्रोल मोस्टली प्राइवेट के हाथ में चला जाता है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इंडिया है, वहाँ पे हम दोनों तरीके से अप्रोच करते हैं, कैपिटलिस्टिक अप्रोच है प्लस सोशलिस्ट अप्रोच है। इसलिए दोनों मिलके हमारी जो इकोनॉमी बनती है वो कैसी बनती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। सो इकोनॉमी क्या होता है एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी किस तरीके से हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। और उन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो उसका पैटर्न अलग अलग है। कैपिटलिस्ट में जो भाई ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा वो ज़्यादा कमाएगा। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के पास आ रही है, भाई कितना भी दिमाग लगाओ सबको इक्वली मुझे देना है, सबके लिए इनइक्वलिटी कम करनी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चल रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग टाइप से हैं। तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे पूरा एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उसका हम इकोनॉमी डिसाइड करते हैं और उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थियरीज है, ठीक है, जिसे हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो सोसाइटी बनती है वो इकोनॉमी हो जाती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज़ हैं इंडिया में, और इस तरीके से ये डिफाइन होता है। सो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आपको पता चल रहा है। इकोनॉमिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपको लिखना है तो लिख लो एक स्टेटमेंट इकोनॉमी के लिए, लिखो इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी की लिखवा रहा हूँ। इकोनॉमी मीन्स प्रोडक्टिव, या फिर इकोनॉमिक्स लिख लो, प्रोडक्टिव और स्लैश करके इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ गिवन रीजन, in a given region, in a given region, क्लियर हो रहा? in a given region। सो नोट डाउन करो इसको। सो होप सो क्लियर हो रहा है सबको, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। फिर एक और लाइन लिख लो इसी में, economics are theories and principles. Economics are theories and principles, while economy is the practical application of economics. While economy is the practical application of economics, ठीक है। इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ फर्दर इकोनॉमिक्स को हमने दो सब टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो उसको देख लेते हैं हम। यूपीएससी जान लेवा एग्जाम है नहीं, बट पढ़ना पड़ेगा, डोंट वरी, वी विल कवर। अब सुनो, देखो हार्डवर्क है तभी तो प्रेस्टिजियस पोस्ट भी मिलती है ना। एफर्ट लेता है तुमसे, बट पहुंचा भी तो वहाँ देता है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो बिना हार्डवर्क के तो कुछ नहीं मिला है, ठीक है। एंड मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, जिनको सोर्सेस नहीं मिलते हैं, हम स्पेशली उनको भी हेल्प करना चाहते हैं और हमारी तरफ से हर तरीके से रिसोर्सेज आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। बस आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं, देखो एक बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को लेके। अगर आप बिलीफ शो करोगे ना तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट आएगा भी नहीं। मैं आपको श्योरली बोलता हूँ, वॉट एवर द थिंग्स वी विल प्रोवाइड टू यू, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उसके बाहर से आएगा, ठीक है। जो भी हम देंगे दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। सो आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं उनको थरोली करो, बार बार करो। हम टेस्ट सीरीज़ जो भी टॉपिक्स हैं इनके बेसिस पे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट आपका प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए जो कर रहे हो प्रॉपर करो। एंड देखो इकोनॉमिक्स यहाँ पे सिर्फ है ना, हम यूपीएससी कवर नहीं हो रहा। एक्चुअली आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे बीपीएससी दे सकते हो, आप जीपीएससी दे सकते हो, फिर उत्तराखंड पीसीएस दे सकते हो, राजस्थान पीसीएस दे सकते हो। वैरायटी ऑफ एग्जाम है, ठीक है। इन सब में इक्वली रोल है इसका, ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर करते हो तो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। खाली आप जब पर्टिकुलर किसी एक रीजन का स्टडी करते हो, जैसे सपोज करो राजस्थान पीसीएस, तो आपको राजस्थान के बारे इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, खाली उसको रीड कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग यहाँ है तो गवर्नमेंट बजटिंग वहाँ भी है, ठीक है। पैटर्न सेम है, आपको बस वहाँ का एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें पढ़ लेना है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। सो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को
हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रांच जो है वो मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इसके साथ साथ पॉलिटी के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, पॉलिटी एज वेल एज ज्योग्राफी के भी, ठीक है। सो प्रॉपर एक टाइम टेबल हम देंगे, और साथ में करंट अफेयर्स कैसे कवर अप करना है, ठीक है। डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत मुश्किल काम है, उसका भी एक प्रॉपर अप्रोच आएगा आपके पास, ठीक है। सो डोंट वरी, आप बस अच्छे से लगे रहो, हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो मैं अभी स्टेटमेंट सब लिखूंगा, पहले समझ लो। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेवल पे जब हम पढ़ाई करते हैं, यानी अगर मैं किसी इनकम ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहा हूँ, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर इनकम ऑफ फर्म, या किसी एक कंपनी की इनकम, फर्म की इनकम, या फिर इंडिविजुअल की इनकम। जैसे सपोज करो अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके फादर की सैलरी कितनी है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपके पापा जिसमें काम करते हैं उसकी इनकम कितनी है, ठीक है। तो ये सारा जो हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे टोटली हम सिर्फ इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, हम पूरे कंट्री लेवल पे तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। हम किस पे पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम माइक्रो लेवल पर पढ़ें, अंबानी सर की इकोनॉमी कितनी है, ठीक है, अंबानी सर की इकोनॉमी कितनी है, तो क्या अंबानी सर की इकोनॉमी पढ़ने से मुझे देश की हालत पता चल जाएगी? नहीं पता चलेगी ना। वो रिच है बट पुअर्स बहुत है हमारे देश में। यानी जब हम किसी चीज़ को स्टडी करेंगे पूरे कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एवरेज सबका मिला के, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। यानी वॉट एवर द थिंग्स वी विल स्टडी ऑन ओवरऑल बेसिस, ठीक है, यानी कंट्री के बेसिस पे। यानी अगर मैं किसी इनकम ऑफ कंट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, मैक्रो। यानी हम किसी एक इंडिविजुअल के बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कंट्री के बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे नेशनल्स के बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो उसका हम इनकम ऑफ कंट्री अगर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस स्टडी, उस ब्रांच को मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी पूरे ओवरऑल। और ऑब्वियस है जब किसी चीज़ को आप ओवरऑल स्टडी करते हो तो आप उसकी एवरेज निकालते हो, एवरेज और एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। आप कभी भी एक्चुअल एक चीज़ की फिगर नहीं दे सकते, आप वॉट एवर द थिंग्स यू विल कैलकुलेट, इट मस्ट बी एवरेज, ठीक है। वो कभी भी सिंगल चीज़ नहीं हो सकती, वो ऑलवेज क्या होगा, एवरेज होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, ठीक है। यानी आप इंडिविजुअल्स को पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले लिखो देयर आर टू मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, ऐसे ही बना के लिख लो, एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखो और एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखो। तो फर्स्ट write down in microeconomics, write down in microeconomics, it is a branch of economics, it is a branch of economics, it is a branch of economics that studies, it is a branch of economics that studies the behavior of individual economics, the behavior of individual economics unit, behavior of individual economics unit। एग्जाम्पल लिख लो, ये हमने किस में लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लिखा ना हमने, इंडिविजुअल जहां भी आएगा वो माइक्रो। एग्जाम्पल लिखो, इनकम ऑफ अ पर्सन या इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इनकम ऑफ पर्सन और इनकम ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड, आउटपुट ऑफ फॉर्म लिख लो, आउटपुट ऑफ फॉर्म, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लेगा। अब मैक्रो में लिखो, मैक्रो में लिखो। और 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी में ये दो पोर्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, दो बुक्स हैं उसकी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें क्या करना है इंडिविजुअल को पढ़ के, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है मैक्रो, हमें कंट्री लेवल पे पढ़ना है, तभी तो आप कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। सो इंडिविजुअल लेवल से इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा होता है मैक्रो। तो यानी हमारा पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इर्द गिर्द किसके घूमता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है
ठीक है। वो मैं एक मॉड्यूल इसको भी डेडिकेट करूंगा बिकॉज उसका कुछ पोर्शन यूजफुल है जो आपको मैक्रो में हेल्प करेगा। सो वो बाद में मैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी लूंगा। तो आपको इस बुक को तो 11th 12th एनसीईआरटी को छूना भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। और इसको भी आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जब मेरे नोट्स कंप्लीट होंगे तो आप चेक कर लेना, आप इनफैक्ट सारी बुक से मिला के देख लेना, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा, ठीक है। सो आराम से पढ़ो, बेफिक्र होके, नोट्स बार बार रिफर करो। सो राइट डाउन इन मैक्रो, मैक्रो लिखो उसमें, इट स्टडीज an economic system as a whole. It studies an economic system as a whole. That is it takes into account overall aggregates यानी एक तरीके का एवरेज, पूरा मिला के हम पढ़ रहे हैं, aggregates and average of an economy, overall aggregates and average of an economy, example national income, GDP, inflation, देखो इन्फ्लेशन प्राइस लेवल, ब्रैकेट में लिख देना प्राइस लेवल एंड एक्सेट्रा। सिंपल सी चीज़ आप लोग सोचो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो माइक्रो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सपोज करो आप नोटबुक लेते हो या पेन लेते हो, उस पेन की प्राइस बढ़ रही है, उससे हम पूरी इकोनॉमी में क्या बता सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, नहीं ना। अगर एक सिर्फ और सिर्फ पेन की प्राइस बढ़ रही है या नोटबुक की प्राइस बढ़ रही है या एक खाने पीने में ले लेते हैं, चलो सपोज करो, देखो पेट्रोल जो है और डीजल जो है वो सबसे ये बोल सकते हैं कि रोज चेंज होने वाला चीज़ है, ठीक है। वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी वैल्यूज़ रोज चेंज होती हैं। तो अगर इनको गवर्नमेंट, इसलिए है ना, गवर्नमेंट ने कोर इन्फ्लेशन निकाला हुआ है, जिसमें वो अभी हम इन्फ्लेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं डिस्कस करूँगा कि वो क्या है। यानी जो डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज होती हैं उनको उन्होंने साइड में रखा, बिकॉज वो हर रोज़ फिर फ्लक्चुएशन लेके आएंगे इन्फ्लेशन में। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से क्या पूरी इकोनॉमी में महंगाई आ गई है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको जब पूरे ओवरऑल स्टडी करना होता है, एवरेज, ठीक है, यानी ओवरऑल महंगाई बढ़ी है, उसी को तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग पढ़ रहे हो आप, माइक्रो है, वो हमारे काम की थोड़ी है। हमारे काम की क्या है, ओवरऑल महंगाई कैसे बढ़ रही है। जैसे अभी आरबीआई को मैनेज करना होता है 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट कितने के बीच में मैनेज करना होता है, 2 to 6% के बीच में मैनेज करना होता है। तो जो आरबीआई है उसको अगर 2 to 6% के बीच में मैनेज करना, तो ये हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई अभी 5% महंगाई है, 7% महंगाई है, 10% महंगाई है, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले कितना इंक्रीज आ रहा है प्राइस लेवल में। तो वो जो होता है वो एग्रीगेट एवरेज होगा, ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। सो क्लियर हो रहा है। सो होप करता हूँ कि आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पूरा क्लियर हो गया। इकोनॉमी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है हमारी, मैंने बताया आपको सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, फिर आपका ये मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक अलग मॉड्यूल में कवर करूँगा। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो है नेशनल इनकम, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं MCQs के बेसिस पे भी आपको बताऊंगा। बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, सिंपली इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है, इनका जब इन थियरीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर रीजन का होता है। इकोनॉमिक्स फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी द थिंग्स at individual level, then it is called microeconomics, but macroeconomics overall study,
किसी भी चीज़ की, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 1 और मॉड्यूल 1 नेशनल इनकम। सो स्टेटमेंट वो हेडिंग डालो, नेशनल इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी रफ द बोर्ड। एक्चुअली पता है ये सब रियल पढ़ाई है। आप जब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, जो भी इंजीनियर्स होंगे, या मैं भी खुद उसी बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर्स में मेरा, बट ये फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सारी स्टडीज़ से ऊपर है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्चुअली ह्यूमैनिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज आप उसी से देश को चला सकते हो, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। ये सारी मस्ट नीडेड चीज़ है, पॉलिटी समझना, इकोनॉमिक्स समझना देश का, तभी तो आप चीज़ों को, और डे टू डे लाइफ में भी इन्हीं का ज़्यादा यूज़ है। एक पर्टिकुलर अगर आप फैमिली को देखोगे तो इनसे ज़्यादा वो फैमिली चलती है, ठीक है। फैमिली में भी तो पॉलिटिक्स होते हैं, है ना, फैमिली की भी इकोनॉमी समझनी होती है, ठीक है। फैमिली में फिजिक्स किसको समझना होता है, ठीक है। सो इनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए यूपीएससी ने सिलेबस जो डिफ़ाइन किया गया है, और देखो ये बच्चे बहुत गलत बात बोलते हैं कि यूपीएससी में सिलेबस डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है। बस वो टीचर आपको सही से बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो टेंशन मत लो, हम पूरा थरोली कवर कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके, ठीक है। सो ऑन वो नेक्स्ट ईयर प्री आपका जब आएगा उसके पहले आपका प्री मेंस सारे सेशंस खत्म हो चुके होंगे। यहाँ से हमारी टीम सब कुछ कवर अप कर लेंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम मॉड्यूल 1। हेडिंग डालो, मॉड्यूल 1 नेशनल इनकम। मॉड्यूल 1 नेशनल इनकम ना। नेशनल इनकम क्या है, लिखो, एक डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिखो, इट इज़ द टोटल इनकम, इट इज़ द टोटल इनकम earned by all the nationals, it is the total income earned by all the nationals of a country, it is total income earned by all the nationals of a country। अब बहुत सारे टाइप के इनकम्स होते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग के लिए हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे अभी आगे जाके। सेकंड पॉइंट लिखो, तो हमने क्या लिखा, इट इज़ टोटल इनकम अर्नड बाई ऑल द नेशनल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी नेशनल इनकम क्या है, जो भी टोटल इनकम पर्टिकुलर कंट्री की है, ठीक है, टोटल इनकम जो भी पर्टिकुलर कंट्री की है। और किसने, देखो अच्छा एक बात बताओ, इनकम को आप कैसे डिफाइन करते हो? इनकम एक टर्मिनोलॉजी है, इनकम को आप क्या समझते हो, ठीक है। क्या इनकम होना ज़रूरी है? कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो वहाँ इनकम होगा ही, ज़रूरी है ये? या फिर इनकम से ही वेलबींग है, ऐसा ज़रूरी है? और कुछ लोग इनकम को मनी से डिफाइन करते हैं कि मनी, वॉट एवर द मनी वी आर अर्निंग इज इनकम। नो, क्यों? पहले आप सोचो कि आप जब बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, जब मनी था ही नहीं तो भी तो इकोनॉमिक चल रहा था, तो भी तो लोगों की इनकम रहती थी, ठीक है। तो वेलबींग जो है, हाँ आप रिलेट कर सकते हो आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हिसाब से, पैसा है तो सब है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, बट मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है। क्या ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करने के लिए यूज़फुल है? नो डाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में हैप्पीनेस भी आ जाती है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेशनल इनकम क्या है? जैसे सपोज करो इंडिया की जो टोटल इनकम है या फिर रशिया की जो टोटल इनकम है, तो जो नेशनल इनकम है पूरी कंट्री की, या फिर हम इसको भी अलग अलग अप्रोच होता है कि अब कोई फॉरेन में रह के कमा रहा है तो वो इंडिया की इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा। कोई फॉरेनर अगर इंडिया में कमा रहा है तो वो इंडिया अर्न कर रहा है तो इंडिया की इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली, इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमें जो समझने हैं, ठीक है। तो वॉट एवर द इनकम अर्नड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। वॉट एवर द इनकम अर्नड बाय द nationals of a country is called national income। so next statement लिखो उसमें, national income और GDP, national income और GDP reflects size of economy, national income और GDP reflects size of economy, ठीक है। एक्चुअली कोई इकोनॉमी कितनी बड़ी है हमें उस कैसे पता चलता है? नेशनल इनकम से ही तो पता चलता है,
कोई इकोनॉमी कितनी बड़ी है वो हमें कैसे पता चलता है? नेशनल इनकम से पता चलता है ना। जैसे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है, वैसे ही दूसरी जो कंट्री है, अभी हम बहुत जल्दी तेज़ी से लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। पॉपुलेशन में तो हमने चाइना को भी छोड़ दिया, ठीक है, कहीं तो हम फर्स्ट रैंक पे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इकोनॉमी भी हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे बीच में आया था कौन सा 5 बिलियन इकोनॉमी बनानी है हमारे कंट्री को, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सुधारना होगा, ठीक है। बट ऐसे ही हर कंट्री की इकोनॉमी है एक, ठीक है। तो इकोनॉमी आपको उसकी साइज़, जो भी इकोनॉमी की साइज़ है वो आपको नेशनल इनकम ही तो बताता है, यानी कितना पैसा है कंट्री में, ठीक है, या कितनी जीडीपी ग्रोथ है, वो सारी क्या बताता है हमको? साइज़ ऑफ द इकोनॉमी। एंड उसके बाद पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक growth is reflected by change in national income or GDP. Economic growth is reflected by change in national income और GDP. अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री में ग्रोथ हो रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट जब आप बोलते हो ना तो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर की भी बात हो सकती है, यानी पैसे से खुशी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो एक उसका पैरामीटर है, बट खाली पैसा है, आप सपोज करो कोई फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, बट उसके जो सपोज करते हैं 2 सन हैं और 1 डॉटर है, ठीक है। अब वो दोनों जो है बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है, बट जो 2 सन है, ठीक है, वो दोनों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों 2 जो हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, एक 9th फेल है और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे 11th फेल है, इस तरीके का सिस्टम है। एंड बिल्कुल मैनर नहीं है, ठीक है, वो बुरी आदतें हैं उनके अंदर, ठीक है। तो क्या हम उस इकोनॉमी को ऐसा बोलेंगे कि उनकी जो फैमिली है वो डेवलप्ड फैमिली है? नहीं, ठीक है, वहाँ पैसा बहुत है उनके पास, बट क्या हैप्पीनेस है? नहीं। तो हैप्पीनेस सिर्फ पैसा कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। मनी इज़ द ओनली पैरामीटर, ऐसा नहीं है, ठीक है, मनी इज़ द ओनली पैरामीटर ऐसा है ही नहीं हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। मनी इज़ वन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है, एक ऑफ द पैरामीटर है, मतलब एक कोई मनी हम बोल सकते हैं कि एक मनी होना ज़रूरी है, बट सिर्फ उसी से खुशी है, हैप्पीनेस है, वो गलत है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता चलती है जीडीपी से, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें जीडीपी से नहीं पता चलता है, ठीक है। इसलिए हमने स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग मतलब कैलकुलेट कैसे होता है? ये इतने सारे लोग हैं, बाहर भी कमा रहे हैं, यहाँ भी कमा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम 3-4 टर्म्स, जो हमारे 4 टर्म्स है मेजर, वो हम अच्छे से देखेंगे। जैसे पहला, फर्स्ट वन इज जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड, अभी सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, एक्चुअल नेशनल इनकम, यही है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है ये भी देखेंगे। एंड चौथा एनडीपी, ठीक है। ये 4 टर्म्स को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। ये जीडीपी मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म कर लेंगे, बट जीएनपी, एनएनपी और इनका कंपैरिजन वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा, ठीक है। बट जीडीपी देखो बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, सारे टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी हम जब बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी नहीं पता होता, और वो एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। भाई मैं लिखवाऊंगा तो आप लोग देखोगे, वो एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इनका फुल फॉर्म अगर आप देखने सुनना चाहो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ ग्रॉस था, यहाँ नेट आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, ऐसे ही मार्केट कॉस्ट भी होता है। तो हम इन सबको देखेंगे यानी बारी बारी करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? जीडीपी को डिटेल में। सो हेडिंग डालो, अकाउंटिंग मेथड से, ये 4 मेथड से जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो है हमारा जीडीपी। फिर उसके बाद जब एंड में, ये मॉड्यूल 1 में अभी बहुत कुछ बाकी है, हम बहुत सारे टर्म्स भी देखेंगे, जैसे पर्सनल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्कर में। कई बार ये मेरे ख्याल से डिस्पोजेबल इनकम प्रीलिम्स में पूछा हुआ था क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैं सारे टर्म्स लिखूंगा। एंड उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी देखेंगे, जीवीए क्या है वो देखेंगे। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल 1 जब कंप्लीट होगा तो इसमें पूरा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सो सबसे पहले आई थिंक ये, और इसके बाद 2 लेक्चर चलेगा, बट बहुत डिटेल में होगा जो भी होगा।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला हर मॉड्यूल मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर लेगा, तो आप लगा सकते हो मैंने बोला 15 to 16 मॉड्यूल यानी 15 3 45 और 3-4 मिसलेनियस एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए यानी 52 लेक्चर्स हमारे लगेंगे पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करने में, बट वो डिटेल में खत्म होगा, ठीक है। मुझे वो पैटर्न समझ नहीं आता कि 30 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया, 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया, बच्चों को समझ आया नहीं आया, PDF से आप पढ़ लेना, वो पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है ना। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो टाइम तो लेगा, ठीक। तो प्रॉपर वे में ख़त्म करेंगे हम इसको। सो पहला हेडिंग डालो आप GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लिखो इट इज़ द मनी वैल्यू, इट इज़ द मनी वैल्यू, it is the money value of all goods and services, it is the money value of all goods and services produced in the domestic territory of a country, produced in a domestic territory of the country during a financial year, during a financial year। वापस से एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। सबसे पहले मनी वैल्यू ऑफ, ठीक है, GDP क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये फाइनल को अंडरलाइन करो पहले, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ आपको, जैसे सपोज करो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, देखो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल, इंटरमीडिएटरी गुड्स काउंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, सपोज करो मुझे ये मार्कर बनानी है, ठीक है। इस मार्कर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक तो ये ऊपर का प्लास्टिक यूज़ हुआ है पूरा, ठीक है, अंदर रिफिल है, ठीक है, वो यूज़ हुआ है, और इसको पूरा करने के लिए हमें इंक डालनी पड़ेगी ताकि ये चले। तो यहाँ 3 सामान है। अगर मैं अलग अलग काउंटिंग करूँ, यानी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कौन से हुए, रॉ मटेरियल्स, जैसे इसके रॉ मटेरियल्स कौन से हुए, जो प्लास्टिक का सेक्शन है पूरा, ठीक है, पहले से इस शेप में तो आया नहीं होगा, हमें उसे शेप दिया होगा। फिर जो रिफिल पोर्शन है वो, तो अगर मैं इसे प्रॉपरली, अगर ये पूरा मैं इसको काउंट करूँगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा, इसको बनने के बाद इसकी जो प्राइसिंग होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, मैं वो कैलकुलेट करूँगा। मैं ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं करूँगा कि रॉ मटेरियल प्लास्टिक जब था तो उसकी वैल्यू क्या थी, रिफिल की वैल्यू क्या थी, और ये इंक की वैल्यू क्या थी, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, अदरवाइज डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। एक बार आप इस पूरे प्रोडक्ट को काउंट करोगे और फिर आपने पहले भी काउंटिंग करके रखी हुई है किसकी, रिफिल की, इंक की, प्लास्टिक की, ये सारी चीज़ें, तो इतनी डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम इंटरमीडिएटरी गुड्स को नहीं काउंट करते। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई घर बना रहे हो, उसमें रॉ मटेरियल्स क्या है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, तो हम वो सब की अलग अलग वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे। हम फाइनल गुड क्या है आपका हाउस, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसका ही जो काउंटिंग होगा वो नेशनल इनकम में रखेंगे। यानी जीडीपी जब कैलकुलेट होती है तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल जो बन चुका है पूरा, इंटरमीडिएटरी स्टेज में नहीं होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम इसके भी देखेंगे, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एंड वो कंजम्पशन वाले, तो अभी हम उसको देखेंगे। बट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, लिखना मत, अभी मैं लिखवाऊंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो 3-4 चीज़ें। पहला, पॉलिटिकल बाउंड्री, ये तो हमारा होने ही वाला है, ठीक है। सेकेंड, टेरेस्ट्रियल वाटर, तीसरा, सपोज करो कोई एयरक्राफ्ट
या शिप है जो यहाँ से सामान लेके बाहर जा रही है और बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, फॉरेन में जा रही है शिप और एयरक्राफ्ट लेके, तो वो भी तो हमारे कंट्री का ही है ना, हमारे नेशनल की ही है ना, तो वो भी हमारे इसमें काउंट होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तीसरा, अभी मैं लिखवा दूंगा, सब ऐसे मत लिखना, प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूंगा। चौथा, एम्बेसीज हुए, जैसे सबको पता है हर कंट्री की दूसरे कंट्री में एम्बेसी होती है, जहाँ पे अगर वहाँ के जैसे यहाँ का कोई नेशनल बाहर है, उसे कोई तकलीफ़ है तो वो वहाँ पे एम्बेसी में जाके बोलेगा कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे यहाँ पे अपनी कंट्री में जाना है या कहीं किसी कंट्री में नहीं जाने दे रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में एम्बेसीज होती हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, वो सारा इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो जो भी इनकम इन सबसे आएगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी चीज़ों से जो भी इनकम आएगा वो सब इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। यानी हमारी टेरिटरी में हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे, बाहर नहीं, हमारी टेरिटरी में, ठीक है। जैसे सपोज करो आप इंडिया में जो भी प्रोड्यूस करोगे वो सब नेशनल इनकम का पार्ट होगा। बट अगर मैं जाके चाइना में कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फैक्ट्री खोल के, तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, यहाँ से मैंने शिप्स के थ्रू कोई सामान भेजा और वहाँ से इनकम आई उसकी, तो वो हमारा जीडीपी में पार्ट होगा। हमारी एम्बेसी से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो हमारा जीडीपी में पार्ट होगा, जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। सो मनी वैल्यू ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट जीडीपी में। देखो ग्रॉस है, मैथ्स में इसका मतलब होता है टोटल, जो भी टोटल इनकम है। डोमेस्टिक यानी जो हमारी कंट्री में, हमारी बाउंड्री में, अब डोमेस्टिक में क्या क्या इंक्लूड है अभी मैं लिखवा दूंगा प्रॉपरली। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे स्टेटमेंट को जब ब्रेक करके अब याद हो जाना चाहिए सबको, अभी मेरे साथ ही क्लास में ही याद हो जानी चाहिए चीज़ें। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? देखो हर ईयर, अब एक साल के अंदर ही काउंट होता है ना, जीडीपी कितनी ग्रोथ है। जैसे सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ 100 थी, ठीक है, और इस साल 1110 है, तो कितने परसेंट का ग्रोथ है? 10% का ग्रोथ है। इंडिया की जो टोटल इनकम है वो अब कितनी है? 1110 रुपीज़ है, तो कितने का ग्रोथ है? 10% का ग्रोथ है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो क्लियर हो रहा है सबको ये कैसे हमें करना है? अब फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंशियल यानी 1 ईयर, और ये ईयर कहाँ से चालू होता है? मार्च से या अप्रैल से, 1 अप्रैल। 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30, आप देखो 3 महीने काउंट कर लेने कैसे, अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही होगा, जुलाई से स्टार्ट होगा और कहाँ तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, एंड फिर दिसंबर से जनवरी से मार्च। ऐसे 4 क्वार्टर में होता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम क्वार्टरली इनको कैलकुलेट करते हैं और 4 क्वार्टर में हम पार्ट रखते हैं इसका। तो 1 ईयर की फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्ट, यानी 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 30 मार्च तक जो भी कैलकुलेशन हुआ है, जो भी चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हुई हैं, वो सब का टोटल जो फाइनल गुड का प्राइस होगा वही हमारा क्या हुआ है कि जीडीपी है। क्लियर हुआ सबको? सो अब 2-3 स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर पहले लिख लो, ऐसे लिखो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। स्टेटमेंट तो लिखवा ही दिया था ना मैंने, तो लिखो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके 4 क्वार्टर्स ऐसे नोटबुक में मेंशन कर लो। देन मैं आपको लिखवा रहा हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स क्या क्या करते हैं। सो लिखो, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स फर्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स फर्स्ट पॉलिटिकल बाउंड्री, फर्स्ट पॉलिटिकल बाउंड्री, सेकेंड, अरे सॉरी मैंने ये टेरेस्ट्रियल लिख दिया गलती से, टेरिटोरियल आएगा, इसको टेरिटोरियल अभी लिख लेना, लिखने में करवा दूँगा। फर्स्ट लिखा पॉलिटिकल बाउंड्री, सेकेंड लिखो टेरिटोरियल वाटर, टेरेस्ट्रियल तो लैंड हो जाएगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री। थर्ड
एम्बेसिस, EMBASSIES, EMBASSIES, एम्बेसिस, कंसल्टेंस, CONSULATES, consultis, and the military establishment located abroad, and the military establishment located abroad, comma cultural center, culture centers, कॉमा कल्चर सेंटर्स, ये सब कुछ इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेक्स्ट, फोर्थ, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ऑयल रिग्स, ऑयल रिग्स, that are operated by the residents, operated by the residents भी लिख सकते हो एंड owned by the residents भी लिख सकते हो। operated by the residents of the country are spread across different parts of the globe, different parts of the globe, different parts of the globe। अब गुड्स एंड सर्विसेज को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, फाइनल एंड इंटरमीडिएटरी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जीडीपी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी याद रखना क्या क्या इंक्लूड होगा, कल को एमसीक्यू आ जाएगा। चार स्टेटमेंट देंगे, ये इंक्लूड होता है, मैंने जैसे चार लिखा है उसमें कुछ अलग दे देंगे। ठीक है, सो ध्यान में रखना, ये चार होगा तो ओनली 4 आंसर होगा, कोई 3 होगा कुछ अलग दिखेगा, इनके अलावा कुछ भी दिखेगा तो वो नहीं आएगा, तो ओनली 3 ऐसे ऑप्शंस ढूंढ लेने हैं अब। ठीक है, तो मैं उसी वे में आंसर्स लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ईजी पड़े। तो क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? ठीक है, इसी से मिटा लेते हैं, एक्चुअली इनकी वजह से काला पड़ जाता है ये, तो फिर ओके। सो नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को मैं फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कहाँ रख दी मैंने ब्लैक मार्कर? देखो, अब गुड्स एंड सर्विसेज में ध्यान देना, 2 टाइप के गुड्स हो सकते हैं ना, फाइनल मैंने बताया, और एक इंटरमीडिएटरी। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हुए, पूरा लिख देता हूँ तो मेरे इजी। इंटरमीडिएट गुड्स यानी जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होंगे, अभी पूरे बने नहीं है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए। और फाइनल गुड्स फर्दर 2 टाइप के हैं, कंजम्पशन गुड, ऐसे ही ड्रॉ कर लो टेबल, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। ये तो बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं होते जीडीपी में, इंक्लूड नहीं होते। जैसे रॉ मटेरियल में एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा है, कोई भी आप घर बनाने जा रहे हो तो ब्रिक्स रॉ मटेरियल है, सीमेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल गुड्स में 2 है, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड वो होंगे जो डायरेक्टली कंज्यूम बाय द नेशनल्स, डायरेक्टली कंज्यूम बाय द नेशनल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने गेहूं को पिसवाया, ठीक है, घर पे आटा लेके आए, उसका फर्दर कुछ यूज़ होगा क्या? मतलब रोटी बनाने के लिए यूज़ होगा ना, तो डायरेक्टली आप कंज्यूम ही करोगे ना। आपका ऐसा होगा कि उससे कुछ और प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, बट अगर आप मशीन लेके आते हो किसी चीज़ की, तो मशीन एक फाइनल गुड है, खुद मशीन भी एक फाइनल गुड है, बट मशीन से
बट मशीन से आप फर्दर कुछ और भी प्रोड्यूस करोगे। जैसे एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर उससे भी अच्छा सिंपल एक ले लो आप, ये मार्कर बनाने की जो मशीन है वो ऑलरेडी मशीन पूरी फाइनल गुड है, ठीक है, पूरी बनी हुई है। अब उससे भी क्या बन रहा है, कुछ और फर्दर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्हें हम काउंट करेंगे किसमें, कैपिटल गुड में। और जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो, अब इससे आप कुछ और प्रोड्यूस नहीं होने वाला, वो होगा कंजम्पशन गुड में। इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन से हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं। सो ऐसे टेबल ड्रॉ करो और फिर लिखो कंज्यूमर गुड में, ऐसे लिख लो, कंजम्पशन गुड्स में लिख लो डायरेक्टली। कंजम्पशन लिख सकते हो, इसको कंज्यूमर गुड्स में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स भी लिख सकते हो और कंजम्पशन गुड भी। डायरेक्टली कंज्यूम्ड और डायरेक्टली सेटिस्फाइड वांट्स, इसमें लिख लो डायरेक्टली कंज्यूम्ड और डायरेक्टली सेटिस्फाइड वांट्स। कैपिटल गुड्स में लिखना, कैपिटल गुड्स में लिखना दिस गुड्स असिस्टेंट फर्दर प्रोडक्शन, दिस गुड्स असिस्टेंस फर्दर प्रोडक्शन, यानी और इससे फिर आगे कुछ प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल मशीन्स, एग्जाम्पल्स मशीन्स, ये डायरेक्टली कंज्यूम, ये हो गया कैपिटल गुड। इंटरमीडिएटरीज में भी लिख लो यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड, मतलब ये खुद भी पूरे नहीं है ना। एग्जाम्पल ब्रिक्स, सीमेंट्स, ठीक है, वॉट एवर द थिंग्स। और इसमें एक और लिख लो, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ GDP, they are not included in GDP, intermediate goods are not included in GDP to avoid double counting, to avoid double counting, to avoid double counting। so क्लियर हुआ सबको पूरा अच्छे से। so यहाँ पे GDP हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब GDP नेक्स्ट क्लास में जब हम GNP स्टार्ट करेंगे, GNP और ज़्यादा डिटेल है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि GNP में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। सो हम लोग अब बहुत सिंपल वे में चीज़ों को पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो GDP और GNP, उसके बाद इनके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आए प्रीवियस में ईयर में, मैं वो MCQs भी नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। सो इतना नेक्स्ट क्लास में जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आप इसे रिवाइज करके बैठोगे, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्रॉपरली देखो, किसी भी चीज़ को, मैंने कहा ना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बिलीफ रखना है कि हाँ यहाँ हमारा हो जाएगा सब कुछ। जब आप ये बिलीफ और फेथ लेके चलोगे ना, आपका सब हो जाना है, ठीक है। सो आप भरोसा दिखाओ, आप कंटिन्यूटी दिखाओ, आप रेगुलरली लगे रहो, सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह सब बेकार है, आपको बस पढ़ना है, जहाँ से सोर्स मिल रहा है वहाँ से बस पढ़ना है, ठीक है। एंड बुक की कोई टेंशन मत लो, रिफर नोट्स अगेन एंड अगेन। एंड मैंने कहा ना, जितना लिखवा रहा हूँ वो सारी बुक्स मैं कवर अप कर लूँगा, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड 1 or 2 एंड आप देखोगे कि सब कुछ कवर ही था सर की क्लास में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।